76वें गणतंत्र के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभा सचिवालय के प्रभारी सचिव, सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, उपस्थित भाइयों और बहनों और हमारे काल के भविष्य प्यारे बच्चों, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के शान में एकत्रित हुए हैं। हमारा देश न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि देश में लोकतांत्रिक परंपराओं की जड़ें अत्यंत ही गहरी और व्यापक है। ऐतिहासिक लोकतांत्रिक परंपराओं को समाहित करते हुए आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने संविधान सभा में लंबी चर्चा और वाद विवाद के बाद हम सबको दुनिया के सबसे बेहतर संविधानों में से एक दिया है। हमारे संविधान समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के विचारों को समाहित तो करता ही है। हमारा संविधान उच्चतम मापदंडों के आधार पर मौलिक अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित करता है। हमारा संविधान शासन के लिए उच्चतम मापदंडों पर आधारित एक नीति निर्देश भी प्रदान करता है, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे राष्ट्र निर्माताओं द्वारा तय किए गए आदर्शों को समाहित किया गया है। हमारे संविधान एक ऐसी संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था को स्थापित करता है जो विश्व में अद्वितीय है। विश्व के महानतम विधि विशेषज्ञों में से एक ग्रैनविल विलियम्स ने इसे सरकारी संघवाद का नाम दिया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था की अच्छी चीजों के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों के अनुकरणीय व्यवस्थाओं को भी हमारे संविधान में शामिल किया है। विधि शासन के सिद्धांत को लिखित संवैधानिक व्यवस्था में कैसे समाहित किया जा सकता है, इसका अनूठा अनुभव पूरे विश्व में भारतीय संविधान में ही है। संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था, जहां कार्यपालिका अपने अस्तित्व के लिए विधायिका पर निर्भर रहती है, वहां अपने कार्य के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व भी होती है। वहां भी सत्ता के पृथक्करण का सिद्धांत को हमारे संविधान में बखूबी स्थापित किया गया है। संविधान ने संस्थाएं स्थापित किया है, उन्हें शक्ति प्रदान किया है, साथ ही साथ उनकी शक्तियों का सीमांकन भी किया है ताकि कोई भी शक्ति निरंकुश न हो सके। भारत के संविधान ने आधुनिक लोकतांत्रिक विमर्श को पाश्चात्य देशों से भी आगे ले जाने में सफल प्रयास किया है। भारतीय संविधान ने नागरिक में अंतिम संप्रभुता को अक्षुण्ण रूप से स्थापित करते हुए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, भाषा एवं क्षेत्र के भेदभाव के प्रदान किया है। समानता की अवधारणा केवल औपचारिक न रह जाए, इसके लिए संविधान ने सकारात्मक कार्रवाई की व्यवस्था भी की है। संविधान ने चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक जैसी संस्थाएं स्थापित कर लोकतंत्र को सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था की है। न्यायालय को शक्तिशाली बनाकर उन्हें लोकतंत्र की सशक्त पहरेदार के रूप में स्थापित किया है। हमारे संविधान नागरिकों के लिए भी कर्तव्यों की एक सूची निर्धारित करता है ताकि सत्ता के अंतिम संप्रभु राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक कर्तव्य भी निभा सके। संविधान के इन खूबियों को आज चर्चा करते हुए मुझे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ये कथन भी याद हो आते हैं कि अगर निर्वाचित लोग सक्षम और चरित्रवान हो
तो एक दोषपूर्ण संविधान को भी बेहतर बना सकते हैं। परंतु अगर इनमें इन सभी गुणों की कमी हो तो संविधान देश को नहीं बचा सकता। जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और स्वयं कानून के बड़े जानकार थे, उन्होंने अपनी इस बात से राष्ट्र में संविधान की सीमाओं को रेखांकित किया है। उन्होंने देश के शासन व्यवस्था में शामिल जनप्रतिनिधियों के कंधों पर अपने इस कथन से बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में, चाहे वे सांसद हो, चाहे विधायक हो, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति हो, ग्राम पंचायत के मुखिया हो, सरपंच हो, हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने संविधान के माध्यम से जो राष्ट्र निर्माण का मूल मंत्र हमें प्रदान किया है, हमें अपने व्यवहार में शामिल करें। हम सबको अपनी स्वभाव में लोकतांत्रिक होना होगा, तभी हम लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हो पाएंगे। राष्ट्र निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने, हमने आज़ादी को अमृत महोत्सव मनाया था और अगले 25 वर्ष की अवधि को अमृत काल का नाम दिया गया है। यह अमृत काल तभी सार्थक होगा जब आधी रात को आज़ादी प्राप्त होने के अवसर पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हर आंखों में आंसू पोंछने की शपथ को हम पूरा कर पाएंगे। राष्ट्र निर्माण के 75 वर्षों में देश ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और सुखद आश्चर्य तो यह है कि इस 5वें पायदान पर पहुंचने के लिए हमने जिस देश को पीछे छोड़ा है, उस देश ने 200 साल तक हम पर शासन किया था और अपने औपनिवेशिक व्यवस्था के माध्यम से हमारे देश के संसाधनों का भरपूर आर्थिक दोहन भी किया था। प्रगति के इन आयाम जो हमने बनाए हैं, इनकी नींव वर्षों परिश्रम से रखी गई है। विकास की इस कहानी समय समय पर अलग अलग राजनेताओं, नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, उद्यमियों, सबसे महत्वपूर्ण असंख्य भारतवासियों का योगदान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हमारी उपलब्धियां निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रही है। शीत युद्ध में भारत के समान विचार वाले देशों के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से महाशक्तियों के नव उपनिवेशवाद को चुनौती दी। आज एक बार फिर G20 का नेतृत्व कर भारत विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ा रहा है। परंतु विकास का यह यात्रा तभी सार्थक होगा जब हम समावेशी विकास बनाएंगे और इस यात्रा में कोई भारतीय स्वयं को छूटा हुआ महसूस न करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के विषय में ऐसे महत्वपूर्ण विषय है जिसके समाधान के बिना विश्व गुरु बनने का हमारा गौरव अधूरा रहेगा। ये तीनों विषय ऐसे हैं जिसमें न केवल केंद्र बल्कि राज्य सरकार का वापसी सहयोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस समन्वय के महत्वपूर्ण से ही ये संभव हो पाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। यद्यपि समग्र शिक्षा अभियान एवं मध्याह्न भोजन योजनाओं ने हमारे निर्धारित मापदंडों पर सफलता प्राप्त किया है, परंतु गुणवत्ता युक्त शिक्षा के क्षेत्र में अब भी काफी कुछ किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा मारांगोम के पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का उल्लेख किया जाना यहाँ आवश्यक है, जो गरीब, साधनहीन, मेधावी छात्रों के लिए ज्ञान अर्जन के सारे दरवाजे खोल रहा है। चाहे वे प्रारंभिक, माध्यमिक अथवा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, निजी क्षेत्र का भी शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है। विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालयों ने एक नई संरचना तैयार किया है जिसे छात्र के हित में रखा जाना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ताकि शिक्षा के व्यवसायीकरण से बचा जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा विधानसभा के अंदर में एक समिति का गठन किया गया है। आशा है कि समिति के अध्ययन एवं निष्कर्षों से हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने में सफल होंगे।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना त्रासदी हमें एक बड़ी सबक दी है। हालांकि 220 करोड़ वैक्सीन डोज देकर हमने समस्त विश्व में के समक्ष एक उदाहरण निश्चित रूप से पेश किया है। इसके पूर्व भी पोलियो एवं अन्य बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण अभियानों को हमने सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया है, परंतु स्वास्थ्य के आधारभूत संरचनाएं के विकास के क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। रोजगार सहित विकास एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए अत्यंत ही घातक है, क्योंकि इससे असमानता में वृद्धि होती है। युवा वर्ग में असंतोष की अत्यधिक वृद्धि भी होती है। सरकारी क्षेत्र रोजगार सृजन की अपनी सीमाएं है। राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के आरक्षण के लिए बनाए गए अधिनियम इस दिशा में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम की ओर अधिक बल प्रदान करने के लिए मैंने विधानसभा के द्वारा एक समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य इसी उद्देश्य से किया गया है कि इस अधिनियम का जो लक्ष्य है, सरकार के द्वारा जिस लक्ष्य को निर्धारित किया गया है, हम उसके सुगमता से प्राप्त कर सकें। अपने 74वें वर्ष में हमारा गणतंत्र नित नई ऊंचाइयों की ओर छू रहा है। हम सबको सजग नागरिक के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इस विकास यात्रा को और अधिक समावेशी और कल्याणकारी बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। आइए आज के इस पुनीत दिवस में, गणतंत्र दिवस में, हम सब इसी का शपथ लें। धन्यवाद।